बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज NSB यूटिलाइजेशन का पार्ट नंबर 4 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो जनाब वाला, इससे पहले मैं NSB यूटिलाइजेशन पर 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको लाजमी देखें और आज पार्ट नंबर 4 जो लेके आया हूँ इसको भी लाजमी देखें। एक तसलसल के साथ आप देखते आएँगे तो आपको इंशाल्लाह NSB की पूरी तरह समझ आ जाएगी। तो जनाब वाला, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ये बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट पे ये सेशन मैं लेके आया हूँ। तो आइए मैं बताता हूँ कि NSB को यूटिलाइज़ करने का प्रॉपर वे क्या है। तो जनाब वाला, आपको पता है, सबको मालूम है कि फ़ाइनेंशियल ईयर 1/7 से शुरू होता है और 30/6 तक ख़त्म होता है। तो आपने क्या करना है, NSB यूटिलाइजेशन का प्रॉपर तरीका जो है उसमें पहला स्टेप ये है कि आपने उस बैंक का विज़िट करना है जुलाई के माह में जिस बैंक में आपका NSB का अकाउंट है। आपने लास्ट ईयर की बैंक स्टेटमेंट लेनी है 1/7 से लेके 30/6 तक। फ़र्ज़ किया अब जुलाई का माह जा रहा है तो अब आप बैंक जाओगे, वहाँ से आप 1/7/2020 से 30/6/2021 तक 2021 तक जो है आप इसकी स्टेटमेंट लोगे। उस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अमाउंट कितनी है, सबका अमाउंट जो बची हुई है NSB की वो कितनी है। नेक्स्ट आप देखोगे कि आपको सालाना जो 4 इंस्टॉलमेंट आती हैं वो लास्ट ईयर कितनी आई थी। उन सब को सामने रख के उन चारों को जमा करके और सबका जो आपके पास अमाउंट है ये आप टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगी ये टोटल अवेलेबल अमाउंट। फ़र्ज़ किया आपके पास लास्ट ईयर बची हुई है 10,000 और आपको 4 अक़सात में आनी है 1 लाख रुपए। तो इस तरह आपके पास हो गए 1,10,000 रुपये। तो ये 1,10,000 रुपये आपकी अवेलेबल अमाउंट है। फिर आप इस अमाउंट को सामने रखते हुए आपने बनाना है दूसरे स्टेप में स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान SBAP स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान बनाना है। इस प्लान का बना बनाया आपको फॉर्मेट मिल जाता है। उस पर आपने ये चीज़ें सारी नोट कर लेनी है जो आपने ख़रीदनी है या काम करवाने हैं स्कूल में। अगर बना बनाया फॉर्मेट ना मिले तो फिर आपने हाथ से सादा फॉर्मेट बना के इसको तहरीर करके रख लेना है ज़रूर। ये पहला स्टेप, आपने NSB की स्टेटमेंट लेनी है। दूसरा स्टेप आपने SBAP बनाना है जुलाई में ही। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके यूटिलिटी बिल्स जो हैं बिजली पानी इंटरनेट वगैरह के वो कितने आते हैं, वो आपने इसमें टॉप प्रायोरिटी पे नोट कर लेने हैं सालाना। ठीक है, बिल्स तो उनको प्रेफर कर देना है नंबर 1 पे। और उसके बाद आपने नेक्स्ट आपका कोई रिपेयर का काम है, आपका वाइट वॉश का है, आपके वाशरूम्स का काम है, आपका फर्नीचर का है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का है, जितनी भी चीज़ें स्कूल में हैं उनमें से कुछ रिपेयरेबल होंगी, कुछ नई चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत होगी, वो सब आपने इसमें प्रायोरिटी वाइज तहरीर कर लेनी है। और एंड पे आपने जो है दीगर ज़रूरियात के लिए भी अमाउंट लाजमी रखनी है। वो इसलिए होती है कि नागहानी सूरत हाल वाक़ हो जाती है या एमरजेंसी कोई चीज़ ख़रीदना पड़ जाती है तो TADA के लिए भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10% अमाउंट जो है वो रख लेनी है। कभी कभार स्कूल के काम के लिए जाना भी पड़ जाता है तो उसके लिए या किसी को भेजना पड़ जाता है, उसके लिए भी आपने रखनी है, लेकिन 10% से ज़्यादा टोटल अमाउंट की नहीं रख सकते। तो ये आपका हो गया स्टेप 2 मुकम्मल। उसके बाद अब जो बिजली के बिल्स या पानी के बिल या नेट के बिल वगैरह हैं, टेलीफोन के बिल, वो तो आने ही हैं। वो आपने जब भी आए स्कूल काउंसिल को बुला के मीटिंग करके एजेंडा उनके सामने रख के उनसे अप्रूवल लेके थ्रू चेक जो है वो बिल आपने पे कर देने हैं, थ्रू चेक पे करने हैं। वैसे नकद पेमेंट नहीं करने हैं कि बाद लोग पहले देते हैं बाद में पैसे लेते हैं, वो तरीका सही नहीं है। पहले मंजूरी लेके फिर आपने चेक बना के चेक फिलअप करके उतनी अमाउंट का वो चेक साथ लगा के आपने उसी बैंक में पे कर देना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है NSB का। तो नेक्स्ट आते हैं
बाकी जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए, अगर कोई फर्नीचर टूट जाता है, नए फर्नीचर की ज़रूरत है, किसी क्लास में पंखा ख़राब हो गया, जल जाता है, वाटर पंप जल गया है, तो उसके लिए आपके स्कूल में से टीचर डे या पीटी या आपके दीगर स्टाफ मेंबरान जो हैं या बच्चों की तरफ से या मुलाजमीन की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी कि फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है या फ़लाँ चीज़ टूट गई है, रिपेयर करवानी है, तो ये हमें करवा के दें। तो वो जो है एप्लीकेशन आएगी उनकी बस डिमांड, वो आपने स्कूल कौंसिल की मीटिंग बुला के उनके सामने रखनी है, उसके एजेंडे में रखना है उस दिन की स्कूल कौंसिल की मीटिंग में, और फिर उनसे अप्रूवल लेनी है और फिर उस चीज़ को ख़रीदना है या रिपेयर करवाना है। एक बहुत अहम बात यह है कि आपने पहले ख़र्च नहीं कर देना स्कूल कौंसिल की अप्रूवल के बगैर, हरगिज़ खर्च नहीं करना, स्कूल कौंसिल की अप्रूवल से ही खर्च करना है। और फिर देखना यह है कि अगर वो चीज़ 50,000 से कम में ख़रीदी जा रही है या रिपेयर हो रही है तो आपको कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट स्कूल कौंसिल से अप्रूवल लेके उसके लिए रकम निकलवा के ख़रीद लेनी है या फिर थ्रू चेक पेमेंट कर देनी है। तो अगर वो चीज़ 49,999 से ज़्यादा है यानी 50,000 हो जाते हैं तो फिर आपने कोटेशन तो लेनी है। कोटेशन से कम 3 फर्मों से लेनी है, 3 टैक्स पेयर फाइलर फर्मों से कोटेशंस लेके उन कोटेशंस को आपने स्कूल कौंसिल के सामने रखना है। वहाँ देखा जाएगा कि किस फर्म का सामान म्यारी है और उसका रेट भी मुनासिब है। तो जिसका रेट मुनासिब होगा, सामान म्यारी होगा, उसको पास किया जाएगा, बाकी 2 रिजेक्ट हो जाएंगे। उनको आपने एक फ़ाइल में संभाल के रख लेना है और उस फर्म को आपने सप्लाई आर्डर दे देना है। सप्लाई आर्डर के थ्रू आपने उनको जो है सामान ख़रीदने का कहना है। तो जब सप्लाई आर्डर चला गया तो वो आपको सामान दे देंगे। जब सामान आ जाएगा तो फिर आपने थ्रू चेक उनको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करते हुए ये ख्याल रखना है थ्रू चेक करनी है और आपने इनकम टैक्स जो है वो उनसे डिडक्ट कर लेना है या ले लेना है नकद, वो आपने ख़ुद पे करना है। और जो GST का होगा 20% विद होल्डिंग, वो भी आपने उनसे लेकर खुद पे करना है। इस तरह 2 चलान फार्म आप खुद पे करोगे, एक इनकम टैक्स का और दूसरा GST का 20% का, एक वो करेंगे। आपके वोचर के साथ 3 चलान फार्म्स की रसीदें जो हैं वो अटैच होंगी। इस तरह आपका ये वोचर मुकम्मल हो गया। अगर आपकी वो शॉपिंग, वो ख़रीदारी या रिपेयर जो है आप करवा रहे हैं वो है 50,000 से लेके 99,999 तक है तो कोटेशन से काम चलेगा। अगर 1 लाख हो जाती है तो फिर आपने टेंडर करना है, उसके लिए टेंडर होगा। टेंडर के थ्रू वो जो है आप टेंडर देंगे, फर्में देख के आपके साथ रब्ता करेंगी और फिर वो आपको आप अपने माल का जो है वो बताएंगी कि हमारा माल इस तरह का है। आप उनका जो है माल वो आपको रिटर्न बताएंगे। उस रिटर्न में आप चेक करोगे जिसका म्यारी होगा और रेट मुनासिब होगा, उसके साथ आप जो है उसकी ठेकेदारी करोगे। लेकिन ये छोटे स्कूलों में नहीं होता। तो खैर ये है यहाँ तक NSB की इसका जो है ख़रीदारी का प्रॉपर वे कि आपने बैंक स्टेटमेंट पहले लेके SBAP बनाना है। फिर आपने जो मैं बता चुका हूँ कि डिमांड आएगी असातिज़ा की तरफ से या बच्चों की तरफ से या मुलाजमीन की तरफ से, उस पे आपने स्कूल कौंसिल से अप्रूवल लेनी है। स्कूल कौंसिल से अप्रूवल लेके जो भी करवाना है NSB से करवाना है, बग़ैर अप्रूवल के नहीं करवाना। स्कूल कौंसिल इसकी ज़िम्मेदार है, वही इसकी अप्रूवल देगी, मंजूरी देगी, इजाज़त देगी, तो फिर आपने आगे चलना है। तो ये मैंने देखा है ऑडिट में बहुत सारे स्कूल जो होते हैं उन्होंने काम करवाया होता है, कोई कोटेशन नहीं होती, टेंडर नहीं होता या मंजूरी भी नहीं होती, कार्रवाइयाँ बाद में लिखते फिरते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। कार्रवाई उसी दिन लिखनी है जिस दिन आपने स्कूल कौंसिल की मीटिंग बुलानी है, उनसे अप्रूवल लेनी है। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद फिर आपके साथ जैसे वोचर आते जाएंगे, साथ ही आपने कैश बुक में इनको नोट करते जाना है। कैश बुक अपनी साथ साथ मेंटेन करते रहना है। तो कैश बुक के हवाले से भी मैं एक सेशन लेके आऊँगा जिसमें आपको कैश बुक का पूरा तरीका बताया जाएगा कि कैश बुक किस तरह जो है मेंटेन की जाती है। तो ऐसे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम ऑडिट की बात करेंगे। अब तक अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, वस्सलाम।